हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। लाइन बाय लाइन हम जो है कंप्लीट किताब पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि अल्टरनेट डेज पर हमारी क्लासेस आती है। एक दिन जो है राजस्थान जीके और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की आती है, और दूसरे दिन जो है सेकंड ग्रेड मैथ्स और रीड लेवल 2 की मैथमेटिक्स की क्लास आती है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए ये राजस्थान जीके की क्लास तो उपयोगी है ही। साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट के अंदर फिजिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। और यदि आप लोग जो है फिजिक्स का एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ में थ्योरी भी हो जाए, नोट्स भी मिल जाए, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए फिजिक्स का, तो उसके लिए आप जो है हमारे प्रीतम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके 99 रुपए में, ओनली 99 में जो है आप लोगों को बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने राजस्थान अध्ययन की अंतर्गत जो क्लास 9 है, उस क्लास 9 के अंदर जो 7 चैप्टर दे रखे थे, उन सातों चैप्टर को अपन ने कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन पढ़ करके। आज से इस क्लास के अंदर हम जो है कक्षा 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, ये पहले हम राजस्थान अध्ययन की नई वाली जो किताबें चल रही है उनको पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो है हम आज 10वीं कक्षा की राजस्थान अध्ययन का पहला चैप्टर, जिसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का, पूरा एक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, एक परिचय लेने वाले हैं। इसके अंदर राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हुई वो भी आ जाएगा, और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के अंदर जो प्रमुख राजा महाराजा हुए हैं उनके बारे में भी छोटी जो है थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमारे पास हो जाएगी। और उसके बाद में आगे वाले चैप्टर्स में हम और भी ज्यादा डीप में इन्हीं टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? तो आज का हमारा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास। और उसका क्या करने वाले आज एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, परिचय। तो राजस्थान का इतिहास, अब इतिहास जो है उसका मतलब क्या है? जो बीत गया है या जो आज से पहले तक राजस्थान में घटनाएं हुई, वो पूरा ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर। तो सबसे पहले जो ये राजस्थान शब्द है वगैरह कैसे आया, या कौन रहा करते थे, वो देश आजाद होने के पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति हुई, वो सब चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बात है 1949 ईस्वी की, यानी देश आजाद होने के बाद में जो है राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि 1949 से पहले जो है राजस्थान नाम का कोई पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस जो थे, उन्होंने इस राजस्थान वाले भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो सर्वप्रथम ये कब किया गया? 1800 ईस्वी में। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, अब 1800 में इन्होंने राजपूताना कहा। उसके बाद में लगभग 30 साल के बाद, यानी 1829 ईस्वी में, तब 1829 ईस्वी के अंदर एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, क्या? एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये एक पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के लेखक थे घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टॉड, जो 1829 ईस्वी की बात कर रहे हैं अपन, ने उस समय जो है इस पुस्तक में इस प्रदेश के लिए, यानी जो ये राजस्थान आज है, इस राजस्थान वाले भूभाग के लिए रायथान, क्या? रायथान या राजस्थान जो है शब्द का प्रयोग किया था। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसमें एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के अंदर कब? 1829 में। क्या यूज किया था? तो रायथान या फिर राजस्थान
थान, ठीक है। वो राजस्थान को ही रायथान बोला होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो कौन है, अंग्रेज है। और अंग्रेज आप लोगों को पता है, जैसे हमारे यहाँ भी फॉरेनर्स जो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी थोड़ी इंग्लिश टंग अलग होती है, ठीक। स्वतंत्रता के बाद में यानी आजादी मिलने के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। राजस्थान का एकीकरण हम लोग जो है पूरा 7 के 7 चरणों को काफी डिटेल में पीछे 9वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। तो विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को, कब, 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से यानी सभी की सम्मति से सहमत होकर के लोगों ने इसका नाम जो है राजस्थान रखा गया, ठीक है। तो अब देखिए राजस्थान नाम के पीछे का इतिहास कितना है। बात हो रही है 1949 से पहले तो कोई नाम था ही नहीं। 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द जो है जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था। उसके लगभग 30 साल के बाद में जो है कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके अंदर जो है इन्होंने रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था इस प्रदेश के लिए। उसके बाद में जब राजस्थान की सभी रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च को इसीलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 को जो है फिर इस भूभाग का नाम राजस्थान रखा गया, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई, राजस्थान कैसे अस्तित्व में आ रहा है। अब देखिए प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। तो जो अलग अलग क्षेत्र, जैसे आज भी आप पढ़ते हैं कि मेवाड़ है, मारवाड़ है ना, चांगल प्रदेश है, आपका आहड़ वाला क्षेत्र है, आपका जो है अहिरवाटी है, आपका जो है सांबर है, शेखावाटी क्षेत्र है। तो ये किस आधार पर इनके नाम थे वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, और उनके अलग अलग नाम जो थे क्षेत्रों के पुराने नाम वो हमें याद भी रखने हैं। तो कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर थे नाम, ठीक है। तो वहीं पर कुछ क्षेत्र जो है वहां पर बसी हुई जो जातियां थी उनके नाम पर थे। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। तो राजस्थान क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे प्राचीनतम क्षेत्र भी हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर, आपको पता होगा 4 वेद है, उन 4 वेदों में से जो है ऋग्वेद के अंदर भी कुछ क्षेत्रों का नाम मिलता है, जैसे कि हमारा मरु, ठीक है, फिर धनव, फिर जांगल, फिर मत्स्य, ठीक है, मत्स्य और सूरसेन आदि है। तो ये राजस्थान के भाग है, कौन कौन से, मरु, कनव, चांगल, मत्स्य, सूरसेन, ठीक है। मरु और जो दानव है वो दोनों का अर्थ एक ही है, और मरु और दानव शब्द का जो प्रयोग है वो जोधपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखें कि मरु और दानव जो है वो जोधपुर संभाग के आसपास के लिए या जोधपुर संभाग के लिए उपयोग में लाया जाता था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। तो जोधपुर को मरु या फिर बाद में मरुवार भी कहने लगे, और कालांतर में फिर जो है इसे बाद में नाम दिया गया मारवाड़, ठीक है। और जांगल शब्द का प्रयोग जो है उस क्षेत्र के लिए किया जाता था जहां पर समी है, केर है, पीलू है, इन सभी आदि पेड़ों के क्या थी, अधिकता थी, ठीक है, समी, केर और पीलू की। बीकानेर और नागौर तथा, एक सेकेंड, बीकानेर और नागौर व उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे अपन जांगल देश कहते थे। किसको, तो बीकानेर, नागौर और उसके आसपास के क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख जो है महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, और ये जो मत्स्य है यह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला, धौलपुर वाला जो भाग है उसके लिए मत्स्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, और इसका उल्लेख जो है हमारे महाभारत के अंदर भी देखने को मिलता है। फिर इसकी राजधानी, मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर, क्योंकि मत्स्य को एक राज्य के रूप में जो है महाभारत में बताया है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली, इस भाग को सूरसेन राज्य के रूप में माना जाता था। तो सूरसेन राज्य में कौन आता था, तो भरतपुर का वह भाग जो मथुरा से टच था, साथ में धौलपुर, करौली, ये, ठीक है। यह भी एक प्राचीन राज्य था और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो सूरसेन और मत्स्य ये एक ऐसे दो राज्य हैं जिनका उल्लेख महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है।
मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य क्षेत्र जो है जयपुर के आसपास का भाग कहलाता था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, चलिए और भी अभी पुराने क्षेत्रों के नाम आएंगे। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी जो है कुछ अन्य क्षेत्रों के नाम है, जैसे कि माही नदी वाला जो भाग है, उस माही नदी के पास पास का भाग, प्रतापगढ़ का भाग जो है वो कांठल कहलाता है। तो ये ध्यान रखें कि कांठल जो है वो कौन सी नदी से संबंधित है, तो माही नदी से संबंधित है। कांठल का संबंध कौन से जिले से है, तो वो प्रतापगढ़ जिले से है। किसका? कांठल का। ठीक है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे, किनारों का मतलब ही होता है कांठे। ठीक है, किनारे का मतलब ही क्या होता है? कांठे, किनारे पर स्थित था। 56 गांवों का जो समूह है वो होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान भी कहते हैं। तो 56 का मैदान कहां पर है? तो आपके 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो है, वहां पर आपके क्या थे? तो 56 गांवों का समूह था, इसलिए जो है वहां के भाग को 56 का मैदान भी कहते हैं। यह है राजस्थान का पुराना मैप। ठीक है, पुराना मैप मतलब मैप तो अभी जैसा स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर, लेकिन कौन से क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था पुराने नामों के अनुसार, उसका मैप है। तो ये है आपका जांगल वाला प्रदेश। ठीक है, ये है आपका ढूंढाड़, ये है आपका मेवात, फिर ये है आपका हाड़ौती, ये ऊपर माल आपको पता ही होगा, फिर ये नीचे आपका जो है वागड़, ये आपका वागड़ के ऊपर मेवाड़, फिर ये आपका मरु, मारवाड़। ठीक है, ये आपको अडावतों का ये क्षेत्र था, ये मांड जैसलमेर वाला क्षेत्र। तो ये आपको जो है याद रखने हैं। और इस मैप के अंदर कौन सी लोकेशन कहां पर है, इसको आप 3-4 बार भर करके भी जरूर देखें, क्योंकि प्राचीन नामों के आधार पर भी जो है मैप पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैप पर आधारित क्वेश्चन पटवारी वगैरह एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता था। अब इसमें हल्का सा आइडिया होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे जांगल है तो वो उत्तर में आएगा, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जांगल को आप यहाँ भर दो तो गलत होगा। हाँ, इधर की जगह इधर भर दिया तो भी वो बात एक ही गिनी जाती है। ढूंढाड़ आपका यहाँ पर है, तो देखो ये जांगल, फिर ये दूसरा आपका ढूंढाड़, तीसरा आपका मेवात, चौथा आपका हाड़ौती, पांचवा आपका ऊपरमाल, छठा आपका वागड़, फिर सातवां आपका मेवाड़, आठवां अडावतों का क्षेत्र, नौवां आपका मारवाड़, 10वां आपका मरु और 11वां आपका माड़। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पुराने मैप के अनुसार ये पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी गई है। प्रीतम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था वह पठारी होने के कारण उसका नाम था ऊपरमाल, और ऊपरमाल के बारे में भी पीछे बता ही दिया है। ठीक है, फिर उदयपुर के आसपास का प्रदेश जो पहाड़ियों की अधिकता थी उस वजह से गिरवा कहलाता था। और गिरवा जो है आज उदयपुर के अंदर एक ब्लॉक भी है। ठीक है, और गिरवा ब्लॉक जो है वो एंड होता है बांसवाड़ा डूंगरपुर बॉर्डर जो है, जहां पर अहमदाबाद हाईवे चलता है, वो वाला क्षेत्र है। क्योंकि गिरवा ब्लॉक में जो है मैं ड्यूटी दे चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे अपना विशेष प्यार रहेगा। फिर जैसलमेर का प्राचीन नाम आपको बता ही दिया, मांड कहलाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो है वो बागड़ कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्या कहलाता है? बागड़ कहलाता है। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो तो आपका हाड़ौती कहलाता ही है। ठीक है, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये पुराने नाम जो बताए हैं मैंने, ये पुराने नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पुराने नामों पर भी आधारित क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैच द कॉलम में अगर एक आध ये ऑप्शन हो तो हमें ये याद होगा, तो हम जल्दी से टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास जो है, पूरा हिस्ट्री जो है उसका अपन डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास का काल विभाजन जो है वो किस किस समय के लिए क्या नाम दिया गया है, किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इतिहास का काल विभाजन, मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। तो जो मानव है उसका पूरा का पूरा जो इतिहास है, उस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है प्राक युग। कौन सा है? प्राक युग। प्राक युग के बाद में है आद्य युग और ऐतिहासिक युग। ठीक है,
तो प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग, ये है तीन भाग। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्राक युग जो है वो इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए, क्या, उसके नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में मानव जो है लेखन कला से अपरिचित था, यानी उसे लिखने की जो है नॉलेज के बारे में नॉलेज नहीं थी, या वो लिख नहीं सकता था। कब? प्राक जो आपका युग है उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे जो है अस्पष्ट है, या फिर उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ है। तो देखिए भाई, इसको जो है आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, जो प्राक युग है, कौन सा? प्राक युग। और दूसरा आपका कौन सा है? आद्य युग। ठीक है, अभी तीसरा भी पढ़ा देंगे। तो देखो प्राक युग के अंदर क्या होगा, तो आपके साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, लिखित साक्ष्य लिखित में है क्या? नहीं है। इधर जो है वो साक्ष्य लिखित में मिले तो है, ठीक है, लेकिन लिखित में मिले तो हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ना अभी संभव नहीं हुआ है। और तीसरा हमारे पास में आ जाता है, अब देखो भाई, प्राक युग हो गया, आद्य युग हो गया, तो तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक युग। क्या आता है? ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिकल एरा। अब ऐतिहासिक युग क्या कहता है, तो देखिए ऐतिहासिक युग जो है उस युग के, उस काल को जो है कहा जाता है जिसके संबंध और में स्पष्ट और सुपठित, या सुपठित मतलब एकदम अच्छे से पढ़ लिख सके ऐसी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। और इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो इसके जो साक्ष्य हैं वो आपके पास क्या है, तो इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं और पढ़ भी पा रहे हैं। तो ध्यान रखें, प्राक युग में साक्ष्य जो है लिखित में उपलब्ध ही नहीं है। प्राक युग के बाद में आता है आद्य युग, यानी बीच का युग, आधा युग, जिसके अंदर आपके जो है साक्ष्य लिखित में उपलब्ध तो है लेकिन उनको अभी जो है पढ़ना बाकी है या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक युग जो है, ऐतिहासिक युग के अंदर साक्ष्य और पढ़ना दोनों ही उपलब्ध रहेगा। इसके बाद देखिए जो प्राक युग है पहला, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। तो प्राक युग कब था, तो प्राक युग था युग सृष्टि का जब आरंभ हुआ, यानी ये जो ब्रह्मांड जब बना उसके आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक जो है क्या था वो हमने पढ़ रखा है, उसकी पूरी जानकारी है। कहां से कहां था, तो आपका जो का सृष्टि युग आरंभ हुआ था वहां से लेकर हड़प्पा काल तक, ये हो गया प्राक युग। प्राक युग के बाद में आता है आद्य युग, और आद्य युग का मतलब है कि यह युग जो है हड़प्पा काल से लेकर के शुरू होगा और 600 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। कब तक रहेगा, तो 600 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। यानी अगर हम मान लेते हैं कि मान लो जीरो से सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो जीरो से लेकर के अब अपन कहां पर पहुंच गए हैं, तो जीरो से लेकर अपन जो है आपके पहुंच चुके हैं कहां तक, तो एक सेकेंड है ना, हाँ, जीरो से लेकर के हड़प्पा काल तक पहुंच चुके हैं। कहां तक, हड़प्पा काल तक। और हड़प्पा के बाद में जो है अब अपन चले हैं कितने किलोमीटर, तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 600 किलोमीटर तक चलते हैं। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व तक रहा, और 600 किलोमीटर नहीं, 600 ईस्वी पूर्व तक जो है हड़प्पा का जो है काल रहा। और उसके बाद में ऐतिहासिक युग आया। जो ऐतिहासिक युग है वो 600 वर्षों के बाद में, मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद से शुरू हुआ था और वर्तमान तक जो है यह बढ़ रहा है। तो आपके इतिहास लेखन के लिए जो तीन युग है, प्राक युग, आद्य युग और आपका क्या, तो थर्ड है ऐतिहासिक युग। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने जो है
प्राक युग में साक्ष्य लिखित उपलब्ध ही नहीं है, आद्य युग में उपलब्ध है तो पढ़ नहीं पा रहे। प्राक युद्ध जो है उसके अंदर तो आपको क्या करना है, तो आपके वर्तमान पद तक जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान पद तक की जो है पूरी की पूरी इसमें डिटेल जारी की जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है ऐतिहासिक राजस्थान, यानी कि प्राक युग के अंदर जब आपकी सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब राजस्थान कैसा था। तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ पर जो है अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे, और सघन वनों के कारण यहाँ जो है मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब आदि मानव की समय की बात करते हैं ना, उस जमाने की बात हो रही है। फिर एक बड़ा उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। वो मैंने आपको पीछे जो है संदीप जी को पूरा डिटेल में बता दिया था। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अभी मैंने बोला जैसे कि संदीप जी को बता दिया था, तो कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा ये कौन है भाई। ये मैं ऐसे ही जब समझाता हूँ तो बता देता हूँ कि वहां पीछे बताया था, उसके लिए एक ऐसे ही नाम यूज करता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, अब जो है सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग जो है आज भी मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि के अंदर जो है समुद्र विद्यमान था। क्या था? समुद्र विद्यमान था, ऐसा हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट है उनका मानना है, विद्वानों का मानना है। सरस्वती और दृष्टद्वती, क्या सरस्वती और दृष्टद्वती जो है नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी, और यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा युक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आपको पता ही है हमारे यहाँ पर कई प्रकार की जो है अलग अलग सभ्यताएं हुई है। उसका कारण क्या है, तो उसमें यही कारण बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर पहले जो है एक समुद्र था, और समुद्र में सरस्वती और दृष्टद्वती नदी जो है बह करके आती थी। ठीक है, फिर मानव सभ्यता के उद्भव से इस काल को पाषाण काल कहते हैं। तो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को अपन, जिसे अपन प्राक युग कह रहे हैं, उसे पाषाण काल भी कहते हैं। और इसे भी जो है अपन ने 3 भागों में बांटा गया है। किसको? तो इस पाषाण काल को। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है पूर्व पाषाण काल। क्या है? पूर्व पाषाण काल, यानी पाषाण काल से पहले। फिर है एक मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि जो पूर्व का पाषाण काल है, और उत्तर पाषाण काल यानी अंतिम जो पाषाण काल वाला समय है उसके बीच का मध्य पाषाण काल। और फिर है उत्तर पाषाण काल। तो पाषाण काल यानी प्राक युग के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 भाग हो जाएंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो ये था राजस्थान का प्रागैतिहासिक राजस्थान। ठीक है, यानी प्राक युग राजस्थान का कैसा था, तो उस समय जो है आपकी सभ्यता वगैरह विकसित हुई थी। इसके बाद में पूर्व पाषाण काल की अब अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ था, यह निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन करने से, यानी कि जो है माइनिंग कार्य करने से विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के जो है अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति जो है वो विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट, कौन है? तो 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार, यानी कि हैंड एक्स, यानी हाथों वाली जो कुल्हाड़ी आती है वह, ठीक है, हस्त कुठार खोज निकाली। तो 1870 ईस्वी में पूर्व पाषाण काल का एक जो है हमें क्या मिला था, तो हस्त कुठार जो है मिला था। किसको मिला था? सी ए हैकेट जो इतिहासकार है उनको मिला था। ठीक है, कहां से? जयपुर और इंद्रगढ़ से।
कुछ समय के पश्चात सेटनकार, क्या सेटनकार ने झालावाड़ से जो है प्राक युग के ही अनेक उपकरण खोज निकाले। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और याद रखें। फिर इसके बाद में योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और जो संग्रहालय विभाग है जो नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है, फिर आपके राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आरसी अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय प्रयास या योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की जो प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाएगा? तो बी आलचिन को जाता है। किसको? बी आलचिन को जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का ही प्रसार क्षेत्र था। तो पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति जो है उसका प्रचार क्षेत्र किसको माना गया है? तो ये उपयुक्त जो राजस्थान वाला भाग है उसको। 1870 में सीए हैकेट हुए हैं जो कि आपको जो है हस्त कुठार की खोज करके बताते हैं। इसके बाद में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 1800 नई दिल्ली के अंदर स्थित है और यह जो है डेक्कन कॉलेज पूना के रहने वाले थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, और राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के आपके हैं आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र। इन्होंने जो है राजस्थान के पूर्व प्राचीन कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने रखा और सराहनीय योगदान दिया। ठीक है, यह आपको याद रखना है। विशेष जो है रूप से कुछ नदियों के नाम याद रख लेना, काम आएंगे, चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियां। ठीक, चलिए, जालोर से जो है हमें एक उपकरण मिला है जिसका श्रेय जाता है बी आलचिन को। ठीक, इसके बाद में मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है वो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में जो है राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल जो है वो एक मध्य का मार्ग है या मध्य का समय को बता रहा है। ठीक है, चलिए, फिर पश्चिम राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़ज नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरणों छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्निलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि जो है पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ठीक है, इंग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि जो है इसमें उल्लेखनीय है। तो ये सभी छोटे छोटे उपकरण हैं जो आपको नाम याद रखने हैं जो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। तो आपसे हो सकता है किसी एक आधे उपकरण का नाम देकर के पूछ ले कि मध्य पाषाण काल में कौन सा मिला था, या फिर उपकरण जो है उसका नाम देकर के पूछ ले कि ये कौन से काल का है, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें एक बार जो है ये सभी उपकरण याद कर लेना, जैस्पर, एगेट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी, ठीक है, ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, करसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि। ठीक, पत्थर के बने हुए इन छोटे उपकरणों को जो है माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब है लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, तो इन सभी उपकरणों को जो है ये पत्थर से बने हुए थे और इन सभी छोटे पत्थरों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब है लघु पाषाण पत्थर या लघु पाषाण उपकरण। इसके बाद आता है उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है, तो उत्तर या नव पाषाण काल के अंदर भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाण कालीन, क्या उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ था, जिसमें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से
उदयपुर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक जो है हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ राजस्थान के इतिहास के जो कालखंड के भाग हैं तीन, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, यहीं पर होते हैं समाप्त। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। कल हम जो है राजस्थान में धातु काल कैसा था, क्या कहाँ कहाँ पर धातु पाई गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।